साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहुजन समाज के एक ऐसे महापुरुष या इन्हें जिन्हें कहे कि जननायक, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा बहुजन समाज के ऊपर योगदान रहा है और इन्होंने बहुत दिनों तक बहुत बड़े कई पदों पर रह करके सरकारी संस्थाओं में बहुत सारे पदों पे, बहुत सारे मंत्रिमंडल में रह करके इन्होंने बहुजन समाज के लिए समय समय पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि समझा जाए इनका जो नाम है वो सभी जगहों पर जानकारी है, लिया जाता है। या सरकारी संस्थाओं में भी पुराने से अगर हम अपना देखेंगे तो इतिहास में कई जगह, क्योंकि इन्होंने कई मंत्रिमंडल में अपने पद ले करके और देश को, बहुजन समाज को एक नई दिशा दी है। हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, काफ़ी दिनों तक देश में रही हैं और उन्हीं की ये सहयोगी रहे और कांग्रेस में इन्होंने बहुत दिनों तक अपनी भूमिका निभाई है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं और बहुजन समाज के लिए भी इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कभी इनको संक्षिप्त परिचय देते हुए जो किताब से थोड़ा सा इनको परिचय मिला हुआ है, मैं उसी के ऊपर चर्चा करते हुए आपसे साझा कर रहा हूँ। जगजीवन राम 1971 भारत पाक युद्ध के नायक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, देश का बंटवारा हुआ, उसमें ये महान नायक थे और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है दोनों देशों के बीच बंटवारे में, क्योंकि दोनों देशों या दोनों जगहों के लोगों में जो मार काट होती थी, हमेशा आदमी इधर से भी उधर से भी काफ़ी लोगों को होता था, इसलिए सरकार को मजबूर होकर के दोनों देशों को अलग करना पड़ा। और इसी के विषय पे चर्चा है, इसी के विषय पे कहानी समझ लीजिए लिखी गई है ये पुस्तक, और ये कभी यहाँ इसको संक्षिप्त परिचय मिला है और उसी के ऊपर मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार में भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शोभीराम और माँ का नाम बसंती देवी था। लोग उन्हें सम्मान से बाबूजी कहते थे। अपने पैतृक गांव के विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा की पूरी करने के बाद बाबू जगजीवन राम ने 1931 में कलकत्ता से स्नातक की डिग्री ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो देश की आज़ादी के लड़ाई से जुड़ गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही सामाजिक न्याय के लिए एवं अस्पृश्यता के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। वे सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ना चाहते थे ताकि भारत की एकता हमेशा बनी रहे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर से उनका मतभेद हमेशा बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर जहां हिंदू धर्म में फैले जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे और इस व्यवस्था को छोड़ देना चाहते थे, वहीं गांधी जी के विचारों से प्रभावित जगजीवन राम हिंदू धर्म में बने रहकर जाति व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। साथियों, दोनों के विचारों में भिन्नता मिलती है। जैसा कि कभी बता रहे हैं, बाबा साहब चाहते थे कि इनको पूरा का पूरा अधिकार मिले और जो जातीय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से, बाबा साहब चाहते थे कि ये जाति नाम का जो तांडव है ये पूरी तरीके से देश से ही मिट जाए, कि ये जातिवाद का जहर ना रहे, जातिवाद के नाम से कोई प्रताड़ित ना हो, किसी को मारा पीटा ना जाए या किसी को किसी प्रकार की जो तकलीफें हो वो जात के नाम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबू जगजीवन राम का कहें कि वो इस जातीयता के खिलाफ उतना ज़्यादा नहीं थे, बल्कि गांधीवादी विचारधारा के थे और वो सोच रहे थे कि हम जैसे गांधीवाद का विचारधारा था हिंदू, कि हम इसी हिंदुत्व में बने रहें और जो हमारी और सारी परेशानियां हैं उनको हम धीरे धीरे करके दूर करें। यही कभी यहाँ बयां कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब इस बात को वो नहीं मानते थे। वो कह रहे थे कि जब तक जाति का विनाश नहीं होगा तब तक इस समाज को पूरा हक अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन बाबू जगजीवन राम को भी कहें कि उन्होंने समय और अवसर का देखते हुए, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक बैग कहीं से हटा करके थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, इसलिए वो सोच रहे थे जगजीवन राम कि इसको धीरे धीरे जो है कि हम ख़त्म करें या मिटाएं या इसी में रह करके सुधार करें। उनका कहने का मकसद और उस पर कार्य करने का असली उद्देश्य यही था। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी डिस्प्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए।
अंग्रेज बिहार में अपनी पिट्ठू सरकार बनाने के प्रयास में थे। उनकी कोशिश थी कि जगजीवन राम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए। उन्हें मंत्री पद और पैसे का लालच दिया गया, लेकिन जगजीवन राम ने अंग्रेजों के साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ही बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वह मंत्री बने। साल भर के अंदर ही अंग्रेज के गैर जिम्मेदार रुख के कारण गांधी जी के सलाह पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। बाबूजी इस काम में सबसे आगे थे। पद का लालच उन्हें छू तक नहीं गया। बाद में वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। सन 1935 में उनका विवाह इंद्राणी देवी से हुआ। उन्हें एक बेटा सुरेश कुमार और बेटी मीरा कुमार का जन्म हुआ। हालांकि सुरेश कुमार 48 वर्ष की उम्र में चल बसे और मीरा कुमार को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया गया, जो बाद में लोकसभा की अध्यक्ष बनी। साथियों, यहाँ कवि संकेत कर रहे हैं कि बिहार में अंग्रेज जो है कि वो अपना सोच रहे थे कि हम इनसे मिल करके और अपना सरकार चलाएं, सरकार बनाएं, कि सरकार में ये रहेंगे लेकिन पीछे से हुकूमत सारी हमारी रहेगी। लेकिन इस चीज़ की जानकारी बाबू जगजीवन राम को हो गई, तो वो इस चीज़ से कभी आए नहीं। यहाँ तक की कोशिश की गई कि उन्हें पैसा और मंत्री पद दे करके, उन्हें लालच दे करके उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन धन्य है बाबू जगजीवन राम की, उन्होंने अंग्रेज़ों के बहकावे में ना आकर के उन्होंने देश के साथ अच्छी देशभक्ति का मिसाल दिया। इसकी जितनी सराहना की जाए साथियों कम है। और फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। फिर कांग्रेस में जा करके उन्होंने चुनाव हुआ और जीत करके फिर कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन ज़्यादा दिन तक ना होने के बाद उसमें भी फूट और दिक्कत आने के बाद जो है कि वो उस चीज़ को छोड़ दिए। और बाद में संकेत दे रहे हैं कि इनको 2 संतानें पैदा हुई, इनकी शादी हुई और 2 संतानें इनकी पैदा हुई। उसमें एक सुरेश कुमार इनके बेटे का नाम है और मीरा कुमार जो है कि साथियों मैं आज की डेट में वीडियो जो बना रहा हूँ, मीरा कुमार इनकी बेटी आज भी मौजूद है हमारे समक्ष। और ये भी बाद में कुछ समय तक इन्हें भी जो इनका उत्तराधिकारी होने के नाते से जब ये नहीं रहे तो इनकी उत्तराधिकारी मीरा कुमार को बना दिया गया और वो लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। इस रूप में उनको काफ़ी हद तक लोग आज भी जानते हैं, हमारा समाज के बहुत से लोगों के पास तक है। लेकिन सुरेश कुमार इनके जो बेटा थे वो कोई खास सामाजिक रूप में कोई काम उस तरीके से नहीं कर सके, उनका परिचय तो नहीं मिलता है और कभी भी इसमें नहीं दे रहे हैं। 48 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनकी बेटी जो है कि वो सरकारी पदों पर रह कर करके उन्होंने देश के लिए भी, इनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम की हैं साथियों। बाबू जगजीवन राम तो हमेशा ही रहे, बल्कि बाबू जगजीवन राम को अगर एक तरीके से कहा जाए कि जितना दिन तक वो चुन करके आए, लगातार वो हमेशा जिस क्षेत्र से चुनाव जीते वो कभी हारे नहीं। काफ़ी दिनों तक वो संसद, जितनी बार उन्होंने चुनाव जीता है कि शायद अब के दिनों में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि 1-2 बार चुनाव जीते जीते फिर जब भी जनता का होता है रुख बदल जाता है या कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, इस कारण से पब्लिक जो है कि उठ करके कोई ना कोई दूसरा सदस्य चुन करके आता है। आज की मौजूदा स्थिति ये है। लेकिन बाबू जगजीवन राम के विषय में चर्चा किया जाए कि वो 8-8, 9-9 बार, 20-20 साल, 25-25 साल तक लगातार वो सांसद की सीट को जीत करके और वो आते थे, मंत्रिमंडल में भी रहे और कई विभागों को उन्होंने संभाला भी है। और उनका जीवन जो है सामाजिक स्तर से देखा जाए तो बहुत ही बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, जगजीवन राम का राजनीतिक जीवन 1936 में तब शुरू हुआ जब पहली बार उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 1952 से और 1984 तक मान लिया जाए कि 32 साल, अगर इनका आंकड़ा निकालते हैं तो 32 साल, जैसा कि यहाँ दे रहे हैं कि उन्होंने लगातार वो सांसद चुन करके आते थे अपने क्षेत्र से। और 32 साल आज की डेट में अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और ऐसा होना
असंभव के बराबर है। समझ लीजिए कि इतना दिन तक एक सीट या एक क्षेत्र से जीत करके और सांसद बने रहना, लेकिन ये बाबू जगजीवन राम इन्होंने कर दिखाया और इतने दिनों तक वो बार बार जीत करके और संसद के क्षेत्र में अपनी जीत हासिल कर करके और सरकार में शामिल होकर के उन्होंने बहुत बहुत जो है कि मंत्री पदों को संभाल करके और बहुजन समाज के लिए, गरीब पिछड़े और शोषित तबके के लिए उन्होंने बहुत अच्छा योगदान, बहुत अच्छा कार्य किया है। आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं, और तकरीबन 3 दशक तक केंद्रीय मंत्री रहे। वे जिस पद पर रहे वहीं अपनी अमिट छाप छोड़ दी। जिस जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया अपनी एक पहचान बनाकर छोड़ी है। साथियों, भारत की संसद को बाबू जगजीवन राम अपना दूसरा घर मानते थे। मंत्री के रूप में जगजीवन राम को जो भी काम मिला उसे बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। 1952 के चुनाव के बाद उन्हें नेहरू जी ने संचार मंत्री बनाया। उन दिनों संचार मंत्रालय में ही विमानन विभाग भी शामिल था। उन्होंने निजी विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और गांव-गांव तक डाकखानों का नेटवर्क विकसित किया। तो इस समय जो है, जैसे आज हमें सुविधाएं हैं कि हमारे पास टेलीफोन है और हम बात विचार अपनी पहुंचाने में हमें मिनटों सेकंडों की समय लगता है। उस समय तो चिट्ठी, डाक पत्र और इसी सब का साधन होता था और इसी से आदमी एक शहर से और गांव तक जो है सूचना और संचार पहुंचा पाता था। उसी चीज को कभी यहाँ लिख रहे हैं। उन्होंने डाकखानों नेटवर्क विकसित किया। खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने देश में भीषण सूखे का मुकाबला किया। हरित क्रांति के अग्रदूत बनकर भारत को खदान के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। श्रम मंत्री के रूप में मजदूरों की स्थिति में आवश्यक सुधार लाने और उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानून के प्रावधान किए। 1971 में रक्षा मंत्री के रूप में उनके कुशल एवं प्रेरणादायी नेतृत्व ने सारे देश एवं भारतीय सेना को पाकिस्तान के हमले से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना। हालांकि इस युद्ध का पूरा श्रेय मीडिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया, लेकिन श्रेय के असली हकदार जगजीवन राम ही थे। रक्षा मंत्री के रूप में उनकी सूझबूझ और रणनीति की बदौलत ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। साथियों, यहाँ चर्चा करेंगे कि जातिवाद का जो दंश है वो यहाँ कवि के लेखों में साफ झलक रहा है कि बाबू जगजीवन राम को भी इस चीज़ का झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग विभागों में रह करके जो जो चीज़ सुधार किए हैं, इसका सारा श्रेय जो मिला वो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मिला। जबकि यहाँ कवि संकेत कर रहे हैं कि इसके असली हकदार अगर देखा जाए तो बाबू जगजीवन राम को होता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग मंत्री पद का जो संभाले। हरित क्रांति और उस समय बांग्लादेश भी भारत के अंदर था, उस दोनों देशों में बंटवारे की स्थिति और दोनों देशों में दंगा फसाद ना होते हुए शांतिपूर्वक दोनों देशों का एक अलग विभाजन हो, उसमें इन्होंने जो बड़ी भूमिका निभाई, उसी चीज़ का कभी संकेत दे रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी हुआ, जो पाकिस्तान में भी उसमें भी ये बहुत अग्रसर रहे हैं और इनके ही सूझबूझ और रणनीतिक चतुराई के बदौलत की, ताकि नरसंहार ना हो या वो किसी तरीकों का बगैर दुख परेशानी के दोनों देशों को अलग करने में बहुत बड़ी भूमिका बाबू जगजीवन राम निभाए हैं। उसी चीज़ को यहाँ कभी संक्षेप रूप में दर्शा रहे हैं। करीब 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक शांति, मैत्री और सहयोग संधि, साथ रेलवे में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का दरवाजा खोला। सन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के बाद गरीब आदमी और किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा था। अमेरिका से PL 480 के तहत सहायता में मिलने वाला गेहूं और ज्वार ही भूख मिटाने का मुख्य साधन बन चुका था। ऐसी विकट परिस्थिति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग भारत आए और हरित क्रांति का सूत्रपात किया। नई सोच और आधुनिक तकनीक के पक्षधर बाबू जगजीवन राम उस समय कृषि मंत्री थे। भारत में दो ढाई साल में ही हालत बदल गए और देश की ज़रूरत से अधिक खदान पैदा होने लगा। भारत में हरित क्रांति के लिए तकनीकी मदद तो निश्चित रूप से डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग
बोरलाग से मिली, लेकिन भारत के कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम ने जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हरित क्रांति के लिए जरूरी प्रशासनिक इंतजाम किया। साथियों, हरित क्रांति का नाम इतिहास में भारत के बहुत ही उल्लेखनीय है, और जबकि ये बता रहे हैं कि ये उस समय हरित क्रांति बनी जिस समय बाबू जगजीवन राम उस समय कृषि मंत्री थे, और कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत कृषि क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया योगदान दिया। बल्कि बोरलाग बता रहे हैं जो कि विदेश से आए, और वही जो है कि वहाँ से उन्होंने एक नई खोज की, जो कि उस समय हमारे खेतों की ज़मीनों में पैदावार नहीं होती थी कि जिससे हम अपने पूरे देश का भरण पोषण कर सके। बाबू जगजीवन राम यहाँ संकेत करते हैं कि इनकी ही मेहनत और इनकी ही इच्छा शक्ति मिल करके उन्होंने इसमें सुधार किया, वैज्ञानिक सोच के द्वारा इसके तकनीक बढ़ाई, और उस चीज़ को देश में अपनाया गया। और उससे जो है कि 2-2.5 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि देश को इतना अनाज हमारे देश में पैदावार हुई कृषि के क्षेत्र में, कि अपने देश को खाने से भी ज़्यादा अनाज पैदा होने लगे। जबकि एक समय ऐसा था कि देश में अनाज का अकाल था, कि लोग बाहर से विदेश से जो आता था ज्वार और गेहूँ, उसके वही एक सहारा था खाने के लिए, पैदावार नहीं थी। लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए बाबू जगजीवन राम ने जो काम किया है, बल्कि उसका एक मिसाल हरित क्रांति है। और हरित क्रांति को साथियों किताबों में पढ़ाया जाता, हमारे शिक्षित साथियों को मिलेगा, इसका बहुत बड़ा परिचय मिलेगा। लेकिन उस समय का योगदान यहाँ बता रहे हैं। कभी कि कृषि मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ही थे, ये उन्हीं की, यूँ सरल भाषा में कह ली जाए कि बाबू जगजीवन राम की ही देन है जो कि कृषि में विकास हुआ। और कृषि में विकास होने का मतलब जो है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बना, कि हमको बाहर से किसी देश से एक अन्न लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम दूसरे देश को भी अनाज पहुंचा सकेंगे, उसे खिला सकेंगे। और कृषि में उन्होंने इतना इजाफा किया कि देश के यहाँ किसान मजदूर सभी को भरपूर अन्न मिलने का एक जरिया, एक साधन बना। आगे की लाइन में, फिर लास्ट की लाइनें में कभी संकेत दे रहे हैं, यहाँ तो किताब के माध्यम से साथियों हमको छोटा सा परिचय है, उसी के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यह कहना गलत होगा कि बाबू जगजीवन राम ने जिन जिन मंत्रालयों एवं विभागों में हाथ लगाया उसे पूरी तरह सफल बनाया। बाबू जगजीवन राम सच्चे देशभक्त, सच्चे धर्मनिरपेक्ष नेता, महान प्रशासक एवं इन सबसे ऊपर भारत के सच्चे सपूत थे। हालांकि भारतीय हिंदू समाज में फैले जात व्यवस्था का उन्हें भी शिकार होना पड़ा, जैसा कि साथियों मैंने पीछे भी बताया है। उप प्रधानमंत्री रहने के दौरान बनारस में उन्हें संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करना था। इस बात को लेकर बनारस के पंडों में हलचल मच गई। हालांकि चूंकि वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो ब्राह्मणों ने सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन अनावरण करने के बाद उन्होंने मूर्ति को गोमूत्र, दूध और गंगा जल से धोकर उसे पवित्र किया। इससे जगजीवन राम को काफ़ी आघात हुआ। साथियों, यहाँ लास्ट की लाइन में कभी परिचय देते हुए बता रहे हैं कि जातिवाद का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, जातिवाद का शिकार, जबकि ये तो करीब स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हुआ, ये तब के पीछे की वार्तालाप है, तब के पीछे का ये इतिहास है कि तब भी उन्हें जो है कि जातिवाद का जंत झेलने के लिए, जबकि इतनी ऊंची उप प्रधानमंत्री का देश में दर्जा होते हुए, फिर भी जो है कि आज के कितने साल पूर्व, आज हम जो है 2023 में जी रहे हैं, और ये तकरीबन बात 1945-46 के आसपास की बात, या उसके 47 में देश आज़ाद होने के बाद की बात है। तब भी उन्हें जातिवाद का इतना दंगा, कितनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी पंडा पुजारी जो यहाँ के ब्राह्मणवाद का जो था, वो उसका भी जाति दंश उनको झेलने का मौका मिला। उन्हें मंदिर में मूर्ति का आवरण करना था, लेकिन वो भी उनको अछूत जात समझ करके वो बोले कि ये तो बहुत है। लेकिन सीधा सीधा तब देश में कानून तब तक बन गया था, वो सीधा सीधा इस चीज़ का विरोध तो नहीं कर सके, उन्हें मना तो नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अनावरण करने के बाद जो है कि उन्होंने उस मूर्ति को धोकर गोमूत्र और दूध ये सबसे धो करके उसे पवित्र किया। एक देश में संदेश है साथियों, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कैसा एक तरीके से धर्म है कि जिससे में गौमूत्र को पवित्र माना जाए, और इंसान जो कि एक मानव है, एक समान इसे होना चाहिए, उसे अछूत माना जाए। अछूत शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और किस तरीके से इसको एक विशेष मानव पे छेड़ करके और उससे जीवन भर पर जीवन उससे घृणा और नफरत किया जाए, उसे हक ना दिया जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। साथियों, इस पर ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे भी पहले बहुत से
इस पे विचारक हैं और बहुत से अच्छे अच्छे शोधकर्ता भी हैं कि जो भी इसको सोचेंगे, लेकिन ये है कि ये समझ से बाहर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि इस बात का जब उन्हें बाबू जगजीवन राम को पता लगा तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ कि यहाँ तक भी अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जातिवाद का मुझे शिकार होना पड़ रहा है, तो जो मेरा समाज पीछे है या जो आएगा मेरा समाज, उसके लिए क्या हालत होगी, इस चीज़ का उनको बहुत बड़ा आघात लगा। साथियों, वीडियो को यहीं विराम लेते हैं, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, वीडियो बड़ी हो रही है। अब आगे फिर हम किसी दूसरे महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे, हम बताएंगे कि कौन कौन से साथ महापुरुषों का हमारा योगदान रहा, जिससे कि आज हम तक जीवन में थोड़ी सी खुशहाली हमें मिली है। लेकिन साथियों, ये मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कहा हूँ कि अभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, हमारे हक अधिकार अभी पूर्ण रूप से हमको नहीं मिला है। जब तक कि देश में जातिवाद का दंश रहेगा, तब तक ये अधिकार मिलना भी मुश्किल है। हालांकि बाबा साहब ने तो पूरा जीवन अपना अर्पित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस चीज़ से वंचित होना पड़ा। साथियों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।